जय गुरुदेव। एक बार फिर से मैं आपके बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आ चुका हूँ। देखिए, किसी भी परीक्षा में अगर हम देखें तो एक प्रश्न समकालीन से बनते हैं कि कौन किसके समकालीन है। जैसे मैं एक बार प्रश्न देखा था कि पूछा था उसमें कबीर किसके समकालीन। ठीक, प्रश्न ये भी बन चुका है कि जो चंद्रबरदाई कवि थे वो किसके समकालीन थे। तो ऐसे प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विद्यापति का भी एक प्रश्न पूछा था कि ये किसके समकालीन थे। तो इस दृष्टि से यह सारे प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम एक पीडीएफ में जो महत्वपूर्ण कवि हैं और वो किसके समकालीन थे इसको कवर करते हैं। तो पहले जो है चंद्रबरदाई, तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? पृथ्वीराज चौहान के। अच्छा, जो इनकी रचना है वो भी क्या है? पृथ्वीराज रासो नाम से है। क्या है? पृथ्वीराज रासो नाम से है। आइए इससे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग पढ़ लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो रचा कब गया और इसकी शैली क्या थी। ठीक, तो पृथ्वीराज रासो का समय कब है? 12वीं सदी है। कब है? 12वीं सदी है। ठीक, अगर हम रासो परंपरा में बात करें तो सबसे पहला ग्रंथ था खुमार रासो जो 9वीं सदी में लिखा गया। विजयपाल रासो जो 11वीं सदी में लिखा गया। विशल देव रासो का समय, पृथ्वीराज रासो का समय और जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका, इन चारों का समय जो है 12वीं सदी है। ठीक, तो ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जो इनका पृथ्वीराज रासो है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो में इन्होंने क्या क्या वर्णन किया है। तो पहले तो यही प्रश्न बनता है कि पृथ्वीराज रासो में कितने समय या सर्ग हैं। तो 69 सर्ग हैं। कितने छंदों का प्रयोग है? तो 68 छंदों का प्रयोग है। ठीक, और इसका जो अंगी रस है वो वीर है। हालांकि इसमें श्रृंगार और वीर दोनों रसों का प्रयोग हुआ है, लेकिन जो इसका मुख्य रस है, अंगी रस है, वो वीर रस ही माना जाता है। अब देखें हम विद्यापति का। तो विद्यापति किसके समकालीन थे? एक राजा थे कीर्ति सिंह और शिव सिंह। अच्छा, सबसे अच्छी बात, ये रचना ये आराम से हमें याद हो सकता है क्योंकि इनकी रचना कीर्ति लता। तो कीर्ति लता जो है वो कीर्ति सिंह के प्रशंसा में लिखी गई और जो इनकी एक रचना है कीर्ति पताका। ठीक, कीर्ति पताका जो है वो शिव सिंह के प्रशस्ति में लिखी गई है। हालांकि कीर्ति पताका उपलब्ध नहीं है, ये अप्राप्य ग्रंथ है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि कीर्ति लता जो है भृंग भृंगी संवाद में। ठीक, और चंद्रबरदाई किस संवाद, पृथ्वीराज रासो किस संवाद में है? वो सुख सुखी संवाद में है। ठीक, अब देखिए, तो हम लोगों ने दो एकदम अच्छे से याद कर लिया कि चंद्रबरदाई किसके समकालीन थे। ये तो आराम से हमें याद हो जाएगा पृथ्वीराज रासो पे, क्योंकि पृथ्वीराज रासो तो पृथ्वीराज चौहान के आश्रम में थे और उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा। तो हम लोग के लिए ये तो याद करना बहुत आसान है। विद्यापति को भी हम आराम से याद कर सकते हैं। विद्यापति की जो 3 रचनाएं हैं जिसमें 2 रचनाएं वो प्रशस्ति पर में ही लिखी हैं। ठीक, जिसमें पहला जो है कीर्ति लता है। कीर्ति लता में जौनपुर का वर्णन है। एक बार प्रश्न बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा था कि विद्यापति की किस रचना में जौनपुर का वर्णन है। तो यह भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कीर्ति लता में उन्होंने कीर्ति सिंह का, ठीक है, प्रशस्ति किया। ठीक, और जो कीर्ति पताका है, यहाँ ध्यान देने का विषय है, इसमें भी कीर्ति शब्द जुड़ा है, लेकिन यह शिव सिंह का प्रशस्ति ग्रंथ है। ठीक, अब देखिए अमीर खुसरो। अगर हम अमीर खुसरो की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको जो है अन्य कवि के रूप में आदिकाल में वर्णित किया है। ठीक, अच्छा, अमीर खुसरो जो है आदिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि। ठीक, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। एक बार इनका प्रश्न ये आया था कि इनका व्याकरण या भाषा विज्ञान संबंधी कौन सा ग्रंथ है। तो नूहे शिपर जो है इनकी रचना है वो व्याकरण या भाषा विज्ञान संबंधी ग्रंथ है। अच्छा, ये समकालीन किसके थे? ठीक, तो बलवन के भी समकालीन थे और अलाउद्दीन खिलजी
ठीक है, और 8 राजाएँ थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो हम देखेंगे कि बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन कौन थे? अमीर खुसरो जी थे। ठीक है, यहाँ से याद करते चलेंगे कि अमीर खुसरो, आ से अमीर और आ से अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, वहाँ थोड़ा सा ध्यान दे देंगे हम बलबन पे, हालांकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक, फिर देखिए रामानंद किसके समकालीन थे? रामानंद किसके समकालीन थे? ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि रामानंद किसके समकालीन थे? ठीक, तो रामानंद सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, अच्छा, जैसे रामानंद के शिष्य जो थे संत कबीर दास, ठीक है, जो संत काव्यधारा के सर प्रमुख कवि हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्यधारा का प्रथम कवि कबीर को ही माना है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है तो कबीर को ही माना है। तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कुल 4 लेखक हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, कवि हैं। तो रामानंद जी जो रामावत संप्रदाय का स्थापना करते हैं, ठीक, वो किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। अच्छा, ये देखिए, गुरु भी उन्हीं के समकालीन और शिष्य भी उन्हीं के समकालीन। ठीक, शिष्य भी सिकंदर लोदी के समकालीन। रैदास जी भी हम देखें तो रैदास जी भी जो है किसके समकालीन है? तो सिकंदर लोदी के समकालीन है। ठीक, वल्लभाचार्य जी किसके समकालीन है? तो सिकंदर लोदी के समकालीन है। तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पृथ्वी चंद बरदाई को पढ़ा कि चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के समकालीन थे। फिर हम लोगों ने विद्यापति को पढ़ा कि विद्यापति जो है कीर्त सिंह और शिव सिंह के समकालीन थे। ठीक, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अमीर खुसरो आ से अमीर, आ से अलाउद्दीन खिलजी, और एक और हम राजा पढ़ लेते हैं कि बलबन के समकालीन थे। ठीक, फिर हम रामानंद जी को देखते हैं, कबीर जी को देखते हैं जो गुरु शिष्य हैं, और रामानंद के 12 शिष्यों में रैदास भी तो आते हैं। हाँ, रैदास भी तो आते हैं। तो रैदास जी भी जो है सिकंदर लोदी के समकालीन। देखिए, अब इसको याद कैसे किया जाए? ठीक, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये ध्यान देना कि रामानंद जी जो हैं, ठीक है, और वल्लभाचार्य जी हैं, ये राम के उपासक, ठीक, ये कृष्ण के उपासक, ठीक, अच्छाप वाले। ये ध्यान लीजिए, राम और कृष्ण दोनों सिकंदर लोदी के, ठीक है, समकालीन, मतलब रामानंद जी और वल्लभाचार्य। अब 2 इनके शिष्य रामानंद जी के, कबीर और रैदास, दोनों महत्वपूर्ण, एक ही जन्म स्थान, एक ही जगह से संबंध रखने वाले, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे अच्छी बात देखिए कि इनकी पत्नी लोई, ठीक, और इनकी पत्नी लोना, तो लोई और लोना के पति किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक, फिर हम आगे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नानक जी, गुरु नानक किसके समकालीन? ठीक, संत काव्यधारा के प्रमुख कवि नानक जी, ये किसके समकालीन थे? ठीक है, तो नानक जी बाबर के समकालीन थे। आप याद कैसे करेंगे इसको? देखिए, नानक लिखा है, कहीं कोई मात्रा नहीं है। ठीक, आ की मात्रा को छोड़कर कोई भी ऐसी मात्रा नहीं है। ठीक, और बाबर में भी आप देखिए कोई ऐसी मात्रा नहीं है। ठीक, तो नानक जी का कौन है? बाबर। या इसको ट्रिक से याद कर लीजिए कि ना बाबा ना, ना ना बाबा ना। ठीक है, तो नानक जी किसके समकालीन? बाबर के, ना बाबा ना। ठीक है, याद हो गया हमें, बहुत महत्वपूर्ण, और कितने आसानी से हमें ये याद हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं जायसी पे। तो हम जायसी को देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी एक पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में कि मोहि क्या हंससी जा रे कोह रही। ठीक, कितना महत्वपूर्ण। और ये शेरशाह सूरी ही तो उनके ऊपर हंसे थे, शेरशाह सूरी ही तो हंसे थे उनके ऊपर, और उन्हीं वो जब हंसे तो इन्होंने यही कहा कि मोहि क्या हंससी जा रे को रही, मुझ पे हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले भगवान पे। ठीक, तो कितना आसान है। और अच्छा देखिए, जायसी की पद्मावत अत्यंत महत्वपूर्ण रचना। एक बार प्रश्न पूछा TGT 21 में
कि पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में दिया हुआ है। आप सोच लीजिए कि आचार्य शुक्ल की पुस्तक कितना महत्वपूर्ण है। तो उसमें लिखा हुआ कि बंगला अनुवाद 1650 ईस्वी में अराकन राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने किससे कराया? आलो जाला से करवाया। ठीक है, हमारे 2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण कि जायसी किसके समकालीन थे? सिरसा सूरी के थे। इनकी रचना पद्मावत। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने तो इनकी केवल 3 ही रचना की, 3 ही रचना का वर्णन किया। कौन कौन से? पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट। ठीक, बाबर की प्रशंसा इन्होंने आखिरी कलाम में कर दिया, कयामत का वर्णन इन्होंने आखिरी कलाम में कर दिया। ठीक, और वर्णमाला के एक एक अक्षरों को आधार बना के इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिख दिया? अखरावट। ठीक है, तो जायसी जो है किसके समकालीन, ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, हमें ये याद करना है कि जायसी किसके समकालीन थे। तो देखिए, जायसी सी लास्ट में और सू, जायसी सूरी ऐसे ध्यान रखिए। तो शेरशाह सूरी के और जायसी के पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने कराया? तो 1650 ईस्वी में किसने करवाया? मगन ठाकुर ने। अराकन राज्य के वजीर थे मगन ठाकुर ने कराया, और किया किसने? आलो उजाला ने किया। ठीक, अब देखिए आगे हमारे जो हैं नूर मोहम्मद, सूफी काव्य धारा के कवि नूर मोहम्मद किसके समकालीन थे? मोहम्मद शाह के। कुछ याद ही नहीं करना इसमें, हमको इनका नूर मोहम्मद का लास्ट का मोहम्मद निकालना है और उसमें मुहम्मद कर देना है और शाह अलग से जोड़ देना है। ठीक है, नूर मोहम्मद शाह के। हाँ, इनकी अत्यंत जो प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं उनको ध्यान में रखना है। एक तो इनकी रचना थी अनुराग बांसुरी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अनुराग बांसुरी और इंद्रावती। ठीक, इंद्रावती पे इन्हें उपालंब सुनने को मिला। इंद्रावती पे इन्हें क्या? उपालंब सुनने को मिला कि तुम हिंदुओं की रचना क्यों कर रहे हो, सूफी होते हुए, मुस्लिम होते हुए हिंदुओं की रचना। अच्छा, अनुराग बांसुरी में इन्होंने एक बड़ा इनका कि हिंदू पग पर पाँव न राख्यो करके एक ऐसी पंक्ति है जो परीक्षा में पूछी गई है कि ये पंक्ति तो है, हम मानते हैं कि ये पंक्ति नूर मोहम्मद की है, लेकिन किस रचना से है, ये प्रश्न पूछा था। और एक और महत्वपूर्ण कि आचार्य शुक्ल इनकी सूफी काव्य की जो इनकी अंतिम रचना है उसे सूफी काव्य धारा के अंतिम रचना भी मानते हैं। जैसे जो इनकी इंद्रावती रचना है उसको आचार्य शुक्ल क्या है? सूफी काव्य धारा की अंतिम रचना भी मानते हैं। तो कई महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखते चल रहे हैं। तो बहुत आसान है हमारे लिए नूर मोहम्मद को याद करना कि हमें मोहम्मद शाह कर देना होगा, और इनकी 2 रचनाओं को पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए सूरदास, देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण। देखिए कबीर, शूर, रैदास, ठीक है, रहीम, ये प्रश्न हमसे गलत नहीं होने चाहिए किसके समकालीन है। तो इनको तो एकदम याद करके ही चलना है कि ये किसके समकालीन थे। और देखिए जो प्रसिद्ध लेखक हैं कबीर, शूर, तुलसी, जायसी किसके समकालीन है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, कोई रोक ही नहीं पाएगा। ये जान लीजिए, किसी न किसी रूप में वो हमें देखने को मिल जाएंगे, पंक्ति से, रचना से, किसके समकालीन है, इनकी रचनाओं की क्या विशेषता है। ठीक, और इनका भक्ति का जो है कि दास्य भाव है। ठीक है, भक्ति का जो भाव प्रकार है वो किस भाव का, दास्य है या माधुर्य है। ठीक है, सख्य भाव है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। तो इसको देखते हुए चलते हैं कि सूरदास जी कृष्ण काव्यधारा के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के। तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? तुलसीदास जी अकबर के ही समकालीन थे। ठीक, अब देखिए हम लोगों ने वहाँ पढ़ा कि रामानंद जी किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। ठीक है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण लेखक रामानंद जी और वल्लभाचार्य जी, अलग अलग कृष्ण और राम से संबंधित। ठीक, वो दोनों लोग किसके समकालीन? सिकंदर लोदी के। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कि राम भक्ति काव्यधारा के सूरदास, कृष्ण भक्ति धारा के सूरदास और राम भक्ति धारा के जो तुलसीदास जी हैं वो दोनों लोग एक ही लेखक के समकालीन हैं। किसके? अकबर के। तो ऐसे जो हम तुलनात्मक जब अध्ययन करते हैं तो चीज़ें रटनी तो पड़ेंगी ही, लेकिन आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए कुंभन दास किसके समकालीन थे और रहीम दास किसके समकालीन थे?
कुंभनदास का संबंध किससे है? अष्टचाप से है। सबसे पहले कवि 1468 में इनका जन्म हुआ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और ये भी अकबर के समकालीन थे। ठीक, रहीम दास जी बरवा नायिका भेद वाले, मदनाष्टक वाले, ठीक है, तो ये अकबर के ये भी समकालीन थे। तो 4 लेखक हम लोगों ने देखा कि सिकंदर लोदी के समकालीन थे, 4 लेखक हम लोग अब देख रहे हैं कि अकबर के समकालीन थे। तो सिकंदर लोदी वाला पहले हम लोग ध्यान देते हैं। तो सिकंदर लोदी में रामानंद जी, वल्लभाचार्य जी, और अब देखिए कबीरदास के जो कबीरदास जी और रैदास, ठीक है, ये लोग थे सिकंदर लोदी के समकालीन। अब देखिए एक और लेखक जो गंग कवि हैं, वो 2 लोगों के समकालीन होते हैं। एक अकबर है और एक नूरजहाँ है। ठीक है, 2 लोगों के समकालीन अकबर हैं और नूरजहाँ हैं। ठीक, तो सूरदास जी अकबर के, तुलसीदास जी अकबर के, कुंभनदास जी अकबर के, रहीमदास जी अकबर के। अब देखिए गंग कवि, ठीक है, गंग कवि जो है अकबर के और नूरजहाँ के समकालीन हैं। अब देखिए अब आता है केशवदास जी का, जो रीतिकाल के रीतबद्ध धारा के सबसे प्रमुख कवि। ठीक, और इनकी रचनाओं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर, जसचंद्रिका का क्या महत्व है, आप परीक्षा में प्रश्न देखते ही देखते हैं। वो चाहे इसके विषय वस्तु से आए या किस संबंधी से, मतलब इनका संबंध रस से है, अलंकार ग्रंथ है, किसमें इन्होंने जहांगीर की प्रशंसा की, ठीक है, किसके समकालीन थे। तो देखिए ये इंद्रजीत सिंह थे, उनके समकालीन थे, और एक जहांगीर हैं, उनके समकालीन हैं। ठीक, जहांगीर के समकालीन थे और इंद्रजीत सिंह के समकालीन थे। 2 लोग जो है शासक के समकालीन थे, ये इंद्रजीत सिंह और जहांगीर। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। केशवदास जी किसके समकालीन थे, यह प्रश्न हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम इन्हें फिर से देखते हैं कि केशवदास जी किसके समकालीन थे, इंद्रजीत सिंह के समकालीन थे और जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, और भूषण जी जिन्होंने रीतिकाल में वीरतापरक रचना की, ठीक है, ये किसके समकालीन थे, शिवाजी और छत्रसाल के। इनकी एक पंक्ति भी है कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। तो इसी, अगर ये पंक्ति भी मुझे याद हो या आपको याद हो, तो इससे हम इसका उत्तर आसानी से ढूंढ सकते हैं कि भूषण किसके समकालीन थे, शिवाजी के और छत्रसाल के। ठीक, अब हमारे सामने आते हैं मतीराम जी। ठीक है, मतीराम जी किसके समकालीन थे, तो मतीराम किसके समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, भाव सिंह के, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मतीराम किसके समकालीन थे, भाव सिंह के। भोगनाथ के भी थे, ज्ञानचंद्र के भी थे, और एक स्वरूप सिंह बुंदेला हैं। कौन है, स्वरूप सिंह बुंदेला, उनके भी ये समकालीन थे। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, किसी रूप में मिले। और ये देखिए घनानंद, तो घनानंद देखिए सुजान नामक, देखिए ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हैं कि घनानंद जी जो है सुजान नामक स्त्री के चक्कर में जो है रहते हैं और अंत में उनको मिलता है धोखा। तो घनानंद जी रंगीला हैं, तभी तो प्रेम उर्म में पड़े हुए हैं, क्योंकि इसका अंत तो धोखा ही है। तो घनानंद जी मोहम्मद शाह रंगीला के समकालीन थे। ठीक, घनानंद जी मोहम्मद शाह रंगीला के समकालीन थे। थोड़ा सा ध्यान लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो प्रेम उरेम करने वालों को रंगीला ही समझा जाता है। तो यहाँ से दिमाग लगाएं तो प्रश्न ये गलत नहीं होगा। देखिए हिंदी में रटने को बहुत कुछ है, कितना आप रट सकते हैं। तो चीज़ों को जितना समझते हुए तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, हमें उतना ही परीक्षा में, प्रेशर में हम अपने प्रश्न को हल कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी आसान चीज़ हम लोगों को तुरंत नहीं याद आती है, क्योंकि एक अलग प्रेशर होता है। तो हम पहले से ऐसी तैयारी रखेंगे कि युद्ध भूमि में जाने पर जो थोड़ी मोड़ी समस्याएं आती हैं, जो थोड़े मोड़े तनाव होते हैं, उसके कारण हमारे प्रश्न गलत ना हो। तो और ऐसी कहानी बना के जब हम पढ़ते हैं कि घनानंद जी सुजान, देखिए इनकी जो सुजान हित प्रबंध इन्हीं का है, तो इनकी जो रचना है उस पे ध्यान लगाएंगे। ये कैसे कवि थे, अगर इसको पढ़ लेते हैं तो
सुजान नामक स्त्री के प्रेम में थे ये, ठीक है, फंसे हुए थे। प्रेम में होना और फंसना दो अलग चीज़ें। और ये समकालीन तब किसके हो गए? रंगीला जी के, ठीक। अब देखिए बोधा, बोधा आलम ठाकुर अत्यंत महत्वपूर्ण, शायद रीति मुक्त का धारा के कवि हैं बोधा। और पन्ना नरेश खेत सिंह, ठीक। देखिए नाम बहुत लंबा है, कवि हैं बहुत छोटे नाम वाले वर्ण से, ठीक है। और इनके जिसके समकालीन है उनका नाम है बहुत बड़ा, क्या? बोधा जी। बोधा जी पन्ना नरेश खेत सिंह के समकालीन थे, ठीक। अब बोधा को लगा लो बोझा, बोधा को हम बनाएंगे बोझा, बोधा को हम बनाएंगे बोझा, ठीक। अब बोझा हम लोग उठाते हैं कहाँ? बोझा उठाते हैं हम लोग खेत में। देखिए ध्यान देंगे, ठीक। चीज़ें तैयार होती चलेंगी, मेरा आपसे ये वादा है, मैं अपना 100% दूंगा, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का काम ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि ये मेरा पैशन है, ठीक। तो बोधा, बोधा जो है, बोधा को हम ग्रहण करेंगे बोझा से, और बोझा जो है धोते हैं हम लोग खेत में, ठीक। तो पन्ना नरेश खेत सिंह के ये समकालीन हो गए। आइए आगे पढ़ते हैं। पद्माकर जी, ठीक। पद्माकर जी एक ऐसे कवि रीतिकाल के जिनके बारे में मैं आपको बता दूं कि पद्माकर जी ने श्रृंगार परक रचना भी किया, ठीक है। वीरता परक भी रचना की और भक्ति से संबंधित भी रचना की, ठीक है। जो शायद इन गंगा लहरी इनकी है वो भक्ति परक रचना है, ठीक। अब प्रताप सिंह बिरुदावली श्रृंगार परक रचना भी इन्होंने किया है, ठीक। तो देखिए इनको याद करने का सबसे आसान तरीका है, ये जो है एक समकालीन थे, किसके समकालीन थे? प्रताप सिंह के, जयपुर के राजा थे। और आपको ध्यान होगा कि पद्माकर जी की एक रचना है प्रताप सिंह बिरुदावली, ठीक। प्रताप सिंह बिरुदावली, तो आसानी से हम लोग इनको याद कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, बिहारी लाल किसके समकालीन थे? जय सिंह को। जय सिंह को इन्होंने सुधारी दिया था, सुधार दिया बिहारी जी ने। वही नहीं मधु नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास ही काल वाली पंक्ति मुझे पूरी याद नहीं है। वो पंक्ति आपको याद होगा कि अनियोक्ति अलंकार उसमें था, ठीक। अनियोक्ति अलंकार था। ये देखिए अलंकार के लिए भी इनकी पंक्ति ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ठीक है। जब हम अप्रत्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रत्यक्ष वर्णन करते हैं, ऐसी परिभाषा है अनियोक्ति की, मुझे अभी ध्यान नहीं है तो मैं गलत परिभाषा नहीं बताऊंगा। तो अनियोक्ति अलंकार था, इनकी पंक्ति है नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास ही काल, और अली कली सो बिंद्यो ऐसे करके पंक्ति। तो ये जय सिंह के आश्रित थे, किसके आश्रित थे? जय सिंह के आश्रित थे, ठीक है। किसके आश्रित थे? जय सिंह के आश्रित थे। अब हम ध्यान देंगे कि पुहकर कवि, एक पुहकर कवि, इनकी रचना है रस रतन, बहुत फेमस, ठीक है। पुहकर कवि, ठीक। पुहकर कवि, तो पुहकर कवि के बारे में आप ये जानिए कि ये किसके समकालीन थे? पुहकर कवि ये थे, पुहकर कवि थे जहांगीर के समकालीन। किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन, ठीक। सुंदरदास वही श्रृंगार रस के विरोधी, ठीक है। मतलब संत काव्य परंपरा में जो शास्त्रज्ञ सुशिक्षित, ऐसे एक बार प्रश्न पूछा था कि भक्तिकाल के कौन से कवि जो शास्त्र सुशिक्षित कवि हैं, ठीक। तो सुंदरदास जी शाहजहाँ के समकालीन थे, ठीक है। सा से सुंदर और सा से शाहजहाँ, ठीक। ध्यान रखिएगा, सा से सुंदर, ठीक है, और सा से शाहजहाँ, ठीक। अब देखिए कुलपति मिश्र जी किसके समकालीन थे? ठीक, कुलपति मिश्र जी भी, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा 4 ऐसे लेखक जो सिकंदर लोदी के, 4 ऐसे लेखक, 4 क्या 5 हो गए थे, ठीक है। 5 ऐसे लेखक जो अकबर के समकालीन। और अब हम देख रहे हैं कि 4 ऐसे ही लेखक जो शाहजहाँ के समकालीन हैं, शाहजहाँ के समकालीन हैं। तो देखिए पहले हैं सुंदरदास जो शाहजहाँ के समकालीन थे, ठीक। कुलपति मिश्र, ठीक है, वो भी शाहजहाँ के। चिंतामणि त्रिपाठी
कविकुल कल्पतरु वाले, ठीक है, जो मम्मट के काव्य प्रकाश को आधार बनाकर लिखा गया ग्रंथ था। ये उसकी विषय वस्तु अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकल्प में काव्य प्रकाश भी दे देगा और कविकुल कल्पित भी तो रहेगा, तो गलती होने की संभावना अधिक है। तो हम ध्यान देंगे कि 4 ऐसे लेखक हैं जो शाहजहाँ के समकालीन थे। उनमें पहले लेखक हैं सुंदरदास जी, सर्वाधिक पढ़े लिखे, ठीक, कुलपति मिश्र जी, ठीक, रीतिकाल के कवि, ये भी सब शाहजहाँ के समकालीन थे। चिंतामणि जी किसके समकालीन थे? चिंतामणि जी भी शाहजहाँ के समकालीन थे। और जगन्नाथ जी शाहजहाँ के समकालीन थे। अब देखिए एक लेखक आते हैं बृंद कवि, ठीक है, बृंद कवि, शायद इन्होंने बृंद ससई रचना किया है। तो बृंद कवि की एक किसके समकालीन थे? औरंगज़ेब। अभी तक हमें केवल एक ऐसे लेखक मिले जो औरंगज़ेब के समकालीन थे, ठीक। तो औरंगज़ेब के समकालीन कौन थे? बृंद कवि थे। अब देखिए आलम जी किसके समकालीन थे? आलम का लास्ट वाला म लीजिए और छोटी यू की, ठीक है, लघु ई की मात्रा लगाइए और क्या कहिए? मुअज्जम, ठीक। आलम किसके? मुअज्जम के समकालीन थे। तो आज का ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हमने आपको पढ़ाया और मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक और जो हमारी एक श्रृंखला चल रही है, पूर्व में आए हुए प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसमें मैं कम ही प्रश्न करा रहा हूँ लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करवाते चलूँगा। और एक और श्रृंखला हमारी शुरू होगी, हिंदी व्याकरण वासुदेव नंदन प्रसाद को हम लोग मिल के पढ़ा जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय गुरुदेव।